इस देश में कुछ लोग तलवार बांटने का काम घर घर कर रहे हैं। बताओ, आपने देखा कि नहीं देखा? वो आपके बच्चों के हाथ से कलम छीन रहे हैं, किताब छीन रहे हैं और लाखों स्कूल बंद कर रहे हैं। और वो लोग इस देश में तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। हम सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन शपथ लें कि जितने भी बहुजन संविधान को मानते हैं, हम तलवार बांटने वाले हाथों को रोकेंगे और हर हाथ में कलम और किताब बांटने का संकल्प लेते हैं। इसी बात का ऐलान हम यहां से करना चाहते हैं। इसलिए शंभू जी या नवीन जी हैं, नीरज पटेल हैं, इन लोगों को देख करके हम लोग भी पढ़ने, लिखने, बोलने और अपने हक हुकूक की आवाज बुलंद करने का सबक ले रहे थे। और उसी दौर में विश्वविद्यालय में 13 पॉइंट रोस्टर आया था और उस रोस्टर के जरिए ये फैसला किया था उन लोगों ने कि अब इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। और उन्हीं दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हमने सामाजिक न्याय सम्मेलन कराया और दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन किया, तो मैं याद करूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद का कि उस समय हम लोगों की हिम्मत बन करके उस आंदोलन को लड़ने के लिए एक आंदोलनकारी की भूमिका में भी खड़े रहा करते थे। आज जो बात नवीन जी ने कही शुरू में, उससे सहमति जताते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि उन्होंने कहा कि उन्हें पहले लगा कि एक कोई कार्यक्रम है, आयोजन है, और आखिरी में उन्होंने कहा कि उत्सव जैसा माहौल यहाँ है। तो मैं उसमें जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि मुझे यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि ये उत्सव भी मेरे परिवार का, मेरे घर का उत्सव है। और इसलिए मैं नीरज भाई को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा जलसा यहाँ इकट्ठा किया। और कल मुझे जिन लोगों के साथ, आदरणीय अमित किशोर जी के साथ आना था, आपात परिस्थिति बनी कि मुझे लगा कि पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आज यहां पहुंचने का एक मकसद ये भी है। भाषण तो हम लोग बहुत देते रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन आज इस मंच से एक ऐसी एकजुटता का पैगाम जाए कि हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग एकजुट होकर के संविधान के विरोधियों के खिलाफ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और संविधान की हिफाजत करते रहेंगे। और इसके लिए मैं नीरज भाई को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक वैचारिक मंच सजाया है और इस पे इन विचार के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और अपने पिता को, अपनी माता जी को, जो कि खुद भी वैचारिक ट्रेनिंग देकर के अपने पुत्र को इतना सक्षम बनाया था कि उन्होंने भी कोई पाखंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने विचार की विरासत को आगे बढ़ा दिया है। और मुझे याद है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब इस तरह की बातें शुरू हुई थी, मैं बहुत कम वक्त में उस इतिहास को केवल याद करूंगा आपके बीच में कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था और उस समय धीरे धीरे सोशल मीडिया का दौर बहुत तेज हुआ और इसलिए शंभू जी या नवीन जी हैं, नीरज पटेल हैं, इन लोगों को देख करके हम लोग भी पढ़ने, लिखने, बोलने और अपने हक हुकूक की आवाज बुलंद करने का सबक ले रहे थे। और उसी दौर में विश्वविद्यालय में 13 पॉइंट रोस्टर आया था और उस रोस्टर के जरिए ये फैसला किया था उन लोगों ने कि अब इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। और उन्हीं दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हमने सामाजिक न्याय सम्मेलन कराया और दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन किया, तो मैं याद करूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद का कि उस समय हम लोगों की हिम्मत बन करके उस आंदोलन को लड़ने के लिए एक आंदोलनकारी की भूमिका में भी खड़े रहा करते थे। और मुझे याद है कि उस समय से हम लोगों ने विचारधारा की लड़ाई आगे बढ़ाई और नीरज भाई जिस पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज तो इतने सारे लोग हैं। दामोदर भाई अपनी बात रखे, हम उनको सुन रहे थे तो ऐसा लगता था कि वो जो 26 साल 27 साल का प्रधानमंत्री का छोटा भाई है, उसके लिए भी हमारा एक भाई पर्याप्त है और वो उनकी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो पाखंड और अंधविश्वास की लड़ाई है, ये बहुत गहरी जड़ों में है और इससे हमें आगे मुक्ति लेनी हो।
और मैं अपने याद करता हूं, मेरे पिताजी कॉमरेड थे। यहाँ वैचारिक बातें होंगी, लेकिन मैं अपनी बात याद करके ही अपनी बात खत्म करूंगा कि अपने परिवार में जब मैंने अपने पिताजी को देखा तो वो कॉमरेड थे। उन्होंने अपने पिताजी के मरने पर कोई पाखंड नहीं किया, कोई मुंडन नहीं कराया, और जो वहां पर भोज हुआ उसमें शामिल नहीं हुए। फिर जब मेरे पिताजी गुजरे तो मुझे लगा कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, उनको नमन यही होगा कि जिस पाखंड अंधविश्वास को वो नहीं मानते थे उसको न किया जाए। पूरे परिवार से लड़ना पड़ा, लेकिन अपने पिताजी की याद में हमने कोई ब्रह्म भोज और कोई मृत्यु भोज नहीं होने दिया था, और उस समय में लड़ना पड़ा था। लेकिन बाद में मेरे परिवार में एक और दुर्घटना हुई, और उस समय जब वो हुआ, मेरे बिना बोले ही मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो कोई घंट नहीं बंधेगा, कोई मृत्यु भोज नहीं होगा। और मेरे छोटे भाई ने 100 बच्चों को कलम, किताब और स्कूल का बस्ता बांटा और कहा कि मेरे पिताजी जहां होंगे इस बात से खुश होंगे कि मैंने उनकी याद में लोगों के हाथ में कलम बांटी है। और हम तो याद करेंगे, चंद्रशेखर भाई हैं निजी पारिवारिक चीज, और मैंने इसीलिए कहा कि मैं इस मंच को पारिवारिक मंच मान करके यहाँ आना चाह रहा था। और दिल्ली में परिस्थितियां ऐसी बनी कि कल आना था, नहीं आ पाया, मुझे लगा फिर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज यहाँ खड़ा होकर के एक सुकून महसूस हो रहा है कि हम सब की साझा वैचारिक लड़ाई हम मिलकर के लड़ेंगे। और जब मैंने अपनी शादी की तो उस समय मुझे आज भी याद है, चंद्रशेखर भाई बैठे हुए हैं, अमूमन ये अपने सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों को नहीं लिखते, ये हमारे घर भी पहुंचे, तमाम समाजवादी साथी बैठे हुए हैं, हम सब ने वहां पहुंच करके इन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा था मुझे आज भी याद है कि जिनकी बात हम कर रहे हैं, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, वो तो बहुत बड़े लोग थे, हम तो उनकी परछाई भी नहीं है। लेकिन हमने जब अंतरजातीय विवाह किया तो उसको इस वैचारिक टीम ने एक साथ दिया कि ये पैगाम जाति तोड़ो और समाज जोड़ो के नाम पर आगे बढ़ना चाहिए, और इसीलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल उसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए करूंगा। और आगे आखिर में एक बात कह के खत्म करूंगा कि हम लोग तो देखिए पढ़ने लिखने वाले लोग, मैं हर जगह ये बात पूरे देश में कहता रहा कि हम गरीब किसान परिवार के बच्चे, गाय भैंस चराने वाले घरों के बच्चे जब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पहुंचे, यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, तब तक लगता था कि हमारे घर वालों की वजह से हम वहां पहुंच पाए। लेकिन जब अपनी विचारधारा को जाना तो पूरे देश को यह बात बताई कि अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम जैसे लाखों लोग अपने घरों से निकल करके इस देश में उन कुर्सियों तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हम लोग पहुंचे। तो आज जिस सीढ़ी पर चल करके, संविधान की सीढ़ी पर, मंडल कमीशन की सीढ़ी पर चढ़ करके हमने हाथ में कलम पकड़ी, उसे ही कुछ लोग बदलने की बात करते हैं। तो बताओ, उरई से एक पैगाम जाना चाहिए कि नहीं कि ये संविधान बदलने वालों के नापाक मंसूबों को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। बताओ, इस बात में आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? भाई, ये संविधान बदलने वालों को रोकोगे कि नहीं रोकोगे? इसलिए हम लोग कहते हैं न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता। और उत्तर प्रदेश वालों को तो मैं बधाई देता हूं, ये समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद विधायक बैठे हुए हैं और तमाम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 24 में अगर न रोका गया होता तो आज संसद में क्या हाल होता। लेकिन मैं तो देखता हूं ये संविधान वाले, जब चंद्रशेखर भाई और पूरे तमाम वो लोग समाजवादी जय भीम बोलते हैं, जय मंडल बोलते हैं, तब लगता है कि हाँ, एक वैचारिक लड़ाई है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वैचारिक लड़ाई समाज को लड़नी होती है, राजनीतिक लड़ाई तो अपनी चलती रहेगी, लेकिन समाज अगर तैयार होगा तो वो बड़ी लड़ाई लड़ लेगा। और हम जैसे लोगों की भूमिका कलम और किताब की है। मैं तो इस मंच का इस्तेमाल आखिर में करूंगा जब चंद्रशेखर भाई अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मैं कह रहा हूं, इस देश में कुछ लोग तलवार बांटने का काम घर घर कर रहे हैं। बताओ, आपने देखा कि नहीं देखा? वो आपके बच्चों के हाथ से कलम छीन रहे हैं, किताब छीन रहे हैं और लाखों स्कूल बंद कर रहे हैं। और वो लोग इस देश में तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। हम सावित्रीबाई फूले की जयंती के दिन शपथ लें कि जितने भी बहुजन संविधान को मानते हैं, हम तलवार बांटने वाले हाथों को रोकेंगे और हर हाथ में कलम और किताब बांटने का संकल्प लेते हैं। इसी बात का ऐलान हम यहां से करना चाहते हैं। और इसलिए हमने भी आज के दिन एक आखिरी बात, निजी उपलब्धि मैं यहां से साझा करना चाहता हूं। मुझे जब 14 साल बाद प्रोफेसरशिप से निकाला गया
तो उनको लगा था कि चुप हो जाएगा, डर जाएगा। हम तो कहते हैं बाबा साहब 10 दिन नौकरी कर पाए थे और ऐसा रास्ता बना गए कि उस रास्ते पर चल करके लाखों लाख लोग नौकरी पा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। इसलिए नौकरी बड़ी चीज नहीं है, वैचारिक लड़ाई बड़ी चीज होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज से 2 साल पहले 3 जनवरी के दिन ही मैंने उच्च शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है और उत्तर प्रदेश में बर्बाद ज्यादा हो रही है। कंपोजिट स्कूल बंद करके कंपोजिट दारू का ठेका खोला जा रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि उनका धार्मिक राज आ गया। अच्छा, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर मठ में ताकत होती तो गोरखपुर से लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ी होती। इसका मतलब ताकत वहां नहीं है, ताकत बाबा साहब के संविधान के जरिए लोकतंत्र संविधान में वो ताकत है जिससे आप हुकूमत करते हैं। तो बताओ, ताकत वाली जगहों पर हमारे लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैं इसी बात को कह करके आपसे एक संकल्प दिलाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि 2 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, प्रोफेसर की डायरी, और ये आगाह किया था कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचा लेना। वो बचोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा नहीं होंगी। और आज मैं खुशी से एक बात साझा कर रहा हूं कि आज 2 साल बाद, आज ही के दिन, चूंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो हमने एक किताब लिखी है, जाति जनगणना, जात से जमात की ओर, और आज के दिन ही हमने उसे आपके लिए समर्पित किया है। और इस वैचारिक मंच से अच्छा मंच उस किताब के विमोचन का और क्या होगा। मैं गुजारिश करूंगा उस किताब को इसलिए पढ़ना ताकि उसमें जाति जनगणना की बात है, उसमें इस बात की बात है कि कैसे त्रिवेणी संघ बना, अर्जक संघ बना, कैसे पिछड़ा वर्ग आंदोलन हुआ, कैसे संविधान बना, मंडल कमीशन बना, और जाति जनगणना की बात आई। कुछ लोग यही नारा दे रहे थे, बंटोगे तो पता नहीं क्या होगे, अगर बंटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उनका नेता बोलता था, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। और ये वही प्रदेश है जिसमें योगी बने हुए लोग भी कहते हैं कि मैं तो उस जाति में पैदा हुआ जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं। इसका मतलब जात खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनको वोट लेना होता है तो जात की याद आती है। हमने कोशिश की है कि जात को जमात में बदलने के लिए नौजवानों आपको पढ़ने की जरूरत है। और जितने, मैं तो बधाई देता हूं नीरज भाई को, जितने पुरस्कार इन्होंने सम्मान में दिए हैं, एक बार फिर से जाकर के उनका नाम पढ़िएगा और इस मंच को देखिएगा। आज बहुजन समाज को जिस गुलदस्ते की जरूरत है, उस गुलदस्ते को बनाने का काम नीरज पटेल ने किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कारवां और आगे बढ़े, और इसी उम्मीद के साथ कि हम इस वैचारिक लड़ाई को लड़ेंगे और मिल करके लड़ेंगे। जब तक संविधान बदलने वालों को कुर्सी से नहीं बदल देते, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। नीरज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।